साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं हमारी। जैसे बुद्धि की क्लास हमारी कल कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने एक लाइव क्लास पढ़ाई थी संवेगात्मक बुद्धि की। और आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं जो सभी शिक्षक भर्तियों में शामिल है, जिसका नाम है पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अर्थात पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, ठीक है। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है और व्यक्तित्व के कुछ प्रकार आज इस वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्यक्तित्व अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहलाता है और पर्सनैलिटी हर पर्सन की होती है, व्यक्ति की होती है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बनता है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बनता है और पर्सोना का अर्थ होता है मास्क, मुखौटा, नकाब या फिर नकली चेहरा, ठीक है। व्यक्तित्व जो है इसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं और पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बनता है। पर्सोना का अर्थ होता है मास्क, मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा। इसका मतलब जो पर्सोना शब्द है, ये जो शब्द है ये बाह्य आवरण को ही व्यक्तित्व मानता है। पर्सोना शब्द बाह्य आवरण को ही क्या मानता है, व्यक्तित्व मानता है। बाह्य आवरण को ही व्यक्तित्व बताता है या व्यक्तित्व मानता है। कौन सा शब्द, पर्सोना शब्द। पर्सोना शब्द बाह्य आवरण को ही व्यक्तित्व मानता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति की बाह्य रूपरेखा कैसी है, बाह्य आवरण कैसा है, रंग रूप कैसा है, कैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, तो उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाना चाहिए, आकलन। और ये जो धारणा है कि बाह्य आवरण अगर आकर्षक है तो व्यक्तित्व आकर्षक होगा, बाह्य आवरण अच्छा नहीं है तो पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं माना जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि पर्सोना शब्द इस बात की व्याख्या करता है। पर्सोना शब्द इस बात को मानता है कि बाह्य आवरण जो होगा, बाहरी रूप रंग जैसा होगा, बाह्य आवरण जैसा व्यक्ति का दिख रहा होगा, उसी आधार पर हम उसकी पर्सनैलिटी का क्या करेंगे, निर्धारण। तो पर्सोना से शब्द है ये लैटिन भाषा का है और इसी से पर्सनैलिटी शब्द बना है। पर्सोना का अर्थ होता है मास्क। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए बंदर का मास्क लगा के आ जाता है या भूत का मास्क लगा के आ जाता है तो हम उसकी पर्सनैलिटी को वैसा ही समझेंगे। मुखौटा लगा के आ जाता है, नकाब पहन के आ जाता है या नकली चेहरा पहन के आ जाता है या अपने चेहरे के ऊपर दूसरा कुछ कवर करके आ जाता है, तो जैसा वो हमको दिख रहा है हम वैसी ही उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो पर्सोना शब्द कहता है कि जो पर्सनैलिटी है वो मास्क है, मुखौटा है, नकाब है, नकली चेहरा है, अर्थात बाह्य आवरण ही क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व अगर आप ऐसे कहोगे कि बाह्य आवरण ही व्यक्तित्व है तो ये गलत होगा, क्योंकि बाह्य आवरण के आधार पर किसी के व्यक्तित्व का सही सही आकलन नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी के व्यक्तित्व का सही आकलन करने के लिए हमें उसके बाह्य आवरण के साथ साथ उसके रंग रूप, उसके चेहरे मोहरे की बनावट के साथ साथ उसके गुणों की भी पहचान करनी पड़ेगी। और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण केवल एक पक्ष से नहीं हो सकता, मतलब बाह्य पक्ष के आधार पर किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बाह्य आवरण के आधार पर व्यक्तित्व का आकलन करना गलत माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का मिश्रण होता है। क्या होता है, आंतरिक और बाह्य गुणों का मिश्रण, ठीक है। आंतरिक और बाह्य गुणों का मिश्रण होता है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण केवल बाह्य गुणों से नहीं होता, केवल आंतरिक गुणों से नहीं होता। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण
आंतरिक और बाह्य गुणों के मिश्रण से होता है, अर्थात दोनों ही गुण जब मिलते हैं, गुणात्मक रूप से दोनों जब जुड़ते हैं, तभी उनके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या हो सकता है, निर्धारण। तो आंतरिक और बाह्य गुणों का क्या माना जाता है, मिश्रण। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि प्रश्नों के आधार पर हम बाह्य आवरण को ही व्यक्तित्व बताएं या बाह्य आवरण को ही व्यक्तित्व मान लें, तो फिर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों के व्यक्तित्व को हम महान कह ही नहीं पाएंगे। हम उनके व्यक्तित्व को महान मान ही नहीं सकते, क्योंकि उनका बाह्य आवरण इतना आकर्षक नहीं था, लेकिन वो महान गुणों के धनी थे, महान व्यक्तित्व के धनी कहलाए, क्योंकि उनके आंतरिक गुण बहुत श्रेष्ठ थे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा तात्पर्य यह है कि केवल बाह्य गुणों के आधार पर नहीं, व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का मिश्रण होता है, दोनों से मिलकर के बनता है, तब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं और इन निर्धारक तत्वों की संख्या है 6। अर्थात 6 तत्व ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, और इन 6 तत्वों में कुछ ऐसे हैं जो हमें वंशानुक्रम से मिलते हैं, तथा कुछ ऐसे हैं जिनको हम इस वातावरण से अर्जित करते हैं, वातावरण से ग्रहण करते हैं। वंशानुक्रम से कौन कौन से मिलते हैं और वातावरण से कौन कौन से मिलते हैं, देखिए, पहला है शारीरिक गठन, ठीक है, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है रंग रूप। 6 में से ये 3 तत्व ऐसे हैं, शारीरिक गठन, बुद्धि, रंग रूप, जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, वंशानुक्रम से। ठीक है, अब बाकी के 3 कौन से हैं, देखिए, सामाजिकता, सांवेगिकता, चरित्र बल। कितने हो गए टोटल, 6, और ये 3 हमें वातावरण से मिलते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कुल 6 व्यक्तित्व के 6 तत्व हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। उन 6 तत्व में से 3 ऐसे हैं जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, और 3 ऐसे हैं जो हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम से प्राप्त होने वालों में पहला है शारीरिक गठन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है रंग रूप। ठीक है, ये तीनों हमको कहां से मिलते हैं, वंशानुक्रम से। उसके बाद सामाजिकता, सांवेगिकता, चरित्र बल, ये हमें कहां से मिलते हैं, वातावरण से, अर्थात इन्हें हम वातावरण से अर्जित करते हैं। तो ये 3 वंशानुक्रम की देन है। किसी की कदकाठी कैसी है, लंबाई चौड़ाई कैसी है, दिखने में कैसा है, वो तो हो गया शारीरिक गठन। किसी व्यक्ति की बुद्धि का स्तर कैसा है, बुद्धि कैसी है, ठीक है, एक है रंग रूप, गोरा है, सांवला है, ठीक है, ये हो गई तीनों चीजें कहां से मिली हमको, वंशानुक्रम से। उसके बाद सामाजिकता, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, समाज के लोग कैसे हैं, जिनके आसपास हम रह रहे हैं उनका व्यवहार कैसा है, सामाजिकता। दूसरा सांवेगिकता, हमारा अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर कितना नियंत्रण है, हम अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करते हैं, हम परिस्थिति अनुसार संवेगों का कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये सारी बातें किसमें शामिल होती हैं, सांवेगिकता में। और फिर आ जाता है चरित्र बल, हमारा चरित्र कैसा है, ईमानदार प्रवृत्ति का है, बेईमान प्रवृत्ति का है, या सभी लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं, तो वो जो चरित्र है वो भी हमें कहां से मिलता है, वातावरण से। अर्थात ये नीचे की जो 3 चीजें हैं, 4, 5, 6 जो मैंने बताई हैं, ये हमको स्वयं ग्रहण करनी होती हैं, और पहली, दूसरी, तीसरी अर्थात जो वंशानुक्रम की देन है वो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है, पूर्वजों की देन मानी जाती है। तो व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले कुल 6 तत्व होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। इनमें पहला है शारीरिक गठन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है रंग रूप, ठीक है, इसके अलावा चौथा है सामाजिकता, उसके बाद सांवेगिकता, और उसके बाद चरित्र बल। तो कुल 6 तत्व होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ हमें मिलते हैं वंशानुक्रम से और कुछ हमें प्राप्त होते हैं वातावरण से। कहने का मीन्स ये हुआ कि किसी के व्यक्तित्व का निर्माण, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण H गुणा इस तरह से होता है, हेरेडिटी इनटू एनवायरमेंट। किससे होता है? हेरेडिटी इनटू एनवायरमेंट से, अर्थात वंशानुक्रम गुणा वातावरण से व्यक्तित्व का क्या होता है? निर्धारण। ठीक है, परिभाषाओं की कुछ बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, क्या है देखिए। हारिस कहते हैं, हारिस नाम का मनोवैज्ञानिक है, विद्वान है, उसने व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति का सांस्कृतिक पक्ष है। व्यक्तित्व व्यक्ति का क्या है? सांस्कृतिक पक्ष है। अब ये सांस्कृतिक पक्ष है, इसका मतलब क्या है? हम जिस संस्कृति में पल बढ़ रहे, हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे, जैसी हमारी भाषा बोली है, जैसी हमारी संस्कृति संस्कार है, वैसी ही छाप हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देती है। हम जिस संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं, जिस संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है, हमारा पालन पोषण जिस एनवायरमेंट में हो रहा है, जिस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं, जो भाषा हम बोलने में उपयोग में लेते हैं, जो रीति रिवाज त्योहार हम मनाते हैं, उनकी छवि, उनकी झलक, उनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। और इसीलिए फारिस ने कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति का सांस्कृतिक पक्ष होता है। ठीक है। दूसरा, बीसंज एंड बीसंज, ये कहते हैं व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों एवं आदतों का, व्यक्ति की आदतों अथवा व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों का समन्वित रूप या संगठित रूप। कोई व्यक्ति कैसा नजरिया रखता है, दृष्टिकोण मतलब एटीट्यूड, अभिवृत्ति, नजरिया, एटीट्यूड भी कहते हैं इसको। कोई दूसरों के बारे में क्या सोचता है, दूसरों के बारे में कैसी राय रखता है, हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा पॉजिटिव बोलता है। सकारात्मक सोच का व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व उस तरह का कहलाएगा। नकारात्मक सोच का व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व उस तरह का कहलाएगा। और आदतें कैसी हैं, आदतें कैसी हैं, अच्छी आदतें, स्वस्थ आदतें हैं या नकारात्मक आदतों का शिकार है, तो उसका व्यक्तित्व उसी हिसाब से परिभाषित किया जाएगा। तो बीसंज एवं बीसंज कहते हैं व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण एवं आदतों का संगठित या सामूहिक रूप क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है, व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ऑलपोर्ट के डेफिनेशन को शामिल किया जाता है। ऑलपोर्ट कहते हैं व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का ऐसा गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन में, जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन में सहायक होता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। ऑलपोर्ट कहते हैं व्यक्तित्व क्या है? मनोदैहिक। अब मनोदैहिक में दो शब्द हैं, मनो प्लस दैहिक, ऐसे कर देते हैं। मनो का मतलब है मानसिक और दैहिक का मतलब है, देखिए, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन में सहायक होता है।
अर्थात मनोदैहिक जो शब्द है उसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक तो मनो मतलब मानसिक, दैहिक मतलब शारीरिक। तो ये मानसिक और शारीरिक व्यवस्थाओं का मतलब हमारी क्षमताओं का, हमारी शक्तियों का ऐसा गतिशील संगठन है जो चलायमान रहता है, परिस्थिति अनुसार हमको व्यवहार करना सिखाता है, परिस्थिति अनुसार शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से हम समायोजन करना सीख जाते हैं। और वो जो संभव होता है वो संभव होता है किसकी वजह से? हमारे व्यक्तित्व की वजह से और व्यक्तित्व की विशेषताओं की वजह से। तो अल्पोर्ट ने कहा व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन में सहायक होता है। अर्थात जो एडजस्टमेंट, जो समायोजन हमने आज से पहले नहीं किया, ये व्यक्तित्व हमें उसे करवाने में क्या करता है? मदद करता है, हमारी हेल्प करता है। ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके अलावा कैटल ने कहा है व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए, कैटल कहते हैं, कैटल क्या कहते हैं देखें, व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दी गई परिस्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। कहने का मीन्स ये है, जैसे हमें पता है कोई व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, लड़ाई झगड़े के लिए उतारू हो जाता है, तो हम कोई भी नेगेटिव बात उसके सामने करने से बचते हैं। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जरा सी बात पे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाता है, तो हम कोई भी नेगेटिव बात उसके सामने करने से बचते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई तो वो लड़ाई झगड़ा करेगा। कोई व्यक्ति जो घर में है, हमें पता है कि जैसे ही कोई दुख की बात या कोई परेशानी की बात सुनेगा वो होपलेस हो जाएगा, तो हम उसके सामने ऐसी बात करने से बचते हैं, क्योंकि उसके व्यक्तित्व के आधार पर हमने तय किया है कि इस परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार करेगा। तो व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दी गई परिस्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, दी गई परिस्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, इसका निर्धारण कैसे करते हैं हम? उसके व्यक्तित्व से। और इस बात को कौन कह रहा है? कैटल। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व के बारे में, वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के गुणों की समग्र विशेषता। और गिलफोर्ड कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का क्या होता है? समन्वित रूप होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों की क्या है? समग्र विशेषता है। ठीक है। और गिलफोर्ड कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का क्या होता है? समन्वित रूप। मतलब व्यक्ति के जितने गुण हैं उन सबका समन्वय करेंगे तो व्यक्ति का क्या बनेगा? व्यक्तित्व। और यह कहता है व्यक्ति के जितने गुण हैं उन सब विशेषताओं को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? व्यक्तित्व। इसका मतलब वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों की समग्र विशेषता है, और गिलफोर्ड कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों की, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की, जो व्यक्तित्व के संबंध में दी गई है, व्यक्तित्व के बारे में कही गई है। व्यक्तित्व की परिभाषाओं के पश्चात और व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों और अर्थ के पश्चात कुछ व्यक्तित्व के प्रकारों की भी चर्चा करते हैं, और व्यक्तित्व के कुछ प्रकार कर लेते हैं, देख लेते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार में पहला प्रकार हम पढ़ रहे युंग के अनुसार।
युंग के अनुसार, आप जानते हैं युंग सिगमंड फ्राइड का शिष्य था और सिगमंड फ्राइड की सारी बातों को युंग ने नकार दिया, इसका उनकी बातों का खंडन कर दिया। युंग जो है इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, अचेतन मन का मनोविज्ञान। उस पुस्तक में इन्होंने बहुत सारी बातें सिगमंड फ्राइड के विरोध में कही है। तो उन्हीं के अनुसार, युंग के अनुसार व्यक्तित्व का पहला प्रकार पढ़ रहे हैं हम। युंग ने व्यक्तित्व को शुरुआती समय में दो भागों में विभाजित किया था। एक तो है अंतर्मुखी और दूसरा हम पढ़ते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, दो प्रकार इन्होंने आरंभ में बताए। एक आपने अंतर्मुखिता, ऐसे अंतर्मुखिता बनाम बहिर्मुखिता, यह भी पढ़ा होगा, अंतर्मुखिता बनाम बहिर्मुखिता। अब यह अंतर्मुखिता बनाम बहिर्मुखिता तो विशेषक सिद्धांत है आइजेंग का, ठीक है, और यह आ चुका है रीट में ही। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। यह व्यक्तित्व के दो प्रकार हैं जो युंग ने हमें बताए हैं। देखिए अंतर्मुखी क्या है, कैसे होते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग एकांत प्रिय होते हैं, अकेले में रहना अच्छा लगता है, कम सामाजिक होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, कम सामाजिक होते हैं, सामाजिकता के गुणों की कमी पाई जाती है, अमिलनसार होते हैं, ठीक है, कम सामाजिक, एकांत प्रिय, अमिलनसार, शांत, शर्मीले और संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। एकांत प्रिय मतलब अकेले में रहना इनको ज्यादा अच्छा लगता है, कम सामाजिक होते हैं, सामाजिकता के गुणों की कमी पाई जाती है, अमिलनसार होते हैं, ज्यादा मेल जोल में विश्वास नहीं करते हैं, शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं और अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाले। ठीक है, ये किनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोगों की। क्या क्या विशेषताएं हैं, एकांत प्रिय होते हैं, कम सामाजिक होते हैं, अमिलनसार होते हैं, शांत स्वभाव के, शर्मीले स्वभाव के, संकोची प्रवृत्ति के और अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाले। ठीक है, इनकी एक और विशेषता होती है, ये निगमन विधि से अर्थात नियमों या सूत्रों के आधार पर, दो विधियां हम पढ़ते हैं शिक्षण की विधियां, एक है आगमन, दूसरी है निगमन। आगमन में उदाहरण से नियम की ओर गति करते हैं और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर गति की जाती है। तो निगमन विधि से अर्थात सूत्रों की सहायता से समस्या का समाधान खोजते हैं। निगमन विधि से समस्या का क्या करते हैं, समाधान। कौन कौन व्यक्ति होते हैं या कौन कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो अंतर्मुखी में शामिल किए जाते हैं, गणितज्ञ, ठीक है, दार्शनिक और वैज्ञानिक। ये एकांत प्रिय, ज्यादा मेलजोल नहीं करते, शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, तो एक हमने युंग के अनुसार पहला पढ़ा है अंतर्मुखी, इनकी विशेषताएं बताई हैं युंग ने, एकांत प्रिय, कम सामाजिक, अमिलनसार, शांत, शर्मीले, संकोची, अल्पभाषी। और निगमन विधि से समस्याओं का समाधान खोजते हैं। गणितज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक को अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला माना जाता है या अंतर्मुखी व्यक्तित्व में शामिल किया जाता है। दूसरा प्रकार जो युंग ने बताया है वो दूसरा प्रकार है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी, ठीक है, कैसे होते हैं, वाचाल, वाचाल मतलब खूब बोलने वाले, अधिक बोलने वाले। और कैसे होते हैं, स्पष्ट वक्ता, इनको जो कहना है वो ये कह देते हैं। ठीक है, सामने वाले को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाचाल, स्पष्ट वक्ता, मिलनसार, मेलजोल करने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं। ठीक है, वाचाल, स्पष्ट वक्ता, मिलनसार और
सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ये मित्रता स्थापित करने में निपुण होते हैं। मित्रता स्थापित करने में निपुण। कहने का मीन्स ये है देखिए, वाचाल, स्पष्ट वक्ता, मिलनसार, सामाजिक और मित्रता स्थापित करने में निपुण। कहने का मीन्स ये बहुत जल्दी दोस्ती करते हैं दूसरों के साथ। आगमन विधि से समस्या का समाधान खोजने वाले। ठीक है, और कौन कौन होते हैं? दुकानदार, व्यापारी, खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, वो सब इसी में शामिल होते हैं। ठीक है, अब एक तो हमने पढ़ा अंतर्मुखी, दूसरा हमने पढ़ा बहिर्मुखी। कुछ समय पश्चात युंग को लगा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी दोनों ही गुणों को धारण करते हैं। ठीक है, परिस्थिति अनुसार अंतर्मुखी और परिस्थिति अनुसार बहिर्मुखी गुणों का प्रदर्शन करते हैं, और इन दोनों ही गुणों के धारण की मिश्रण की वजह से हम इन्हें काउंट करते हैं किसमें? उभयमुखी में। तो युंग कहते हैं कि दुनिया में 80% लोग उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व को धारण करते हैं। तो ये हमने एक प्रकार पढ़ा है युंग का। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। युंग व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताता है आरंभ में, बाद में तीसरा बताता है। ठीक है, अंतर्मुखी कैसे होते हैं? एकांत प्रिय, कम सामाजिक, अमिलनसार, शांत, शर्मीले, संकोची, अल्पभाषी। निगमन विधि से समस्या का समाधान खोजते हैं। गणितज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये कैसे होते हैं? अंतर्मुखी। दूसरे हैं बहिर्मुखी, वाचाल, स्पष्ट वक्ता, मिलनसार, सामाजिक और मित्रता स्थापित करने में निपुण। ये कैसे होते हैं? आगमन विधि से समस्या का समाधान करने वाले। दुकानदार, व्यापारी, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। तीसरे हैं इन दोनों का मिश्रण, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बराबर उभयमुखी। ये परिस्थिति अनुसार सामाजिकता और कम सामाजिकता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, परिस्थिति अनुसार कम और ज्यादा बोलने का प्रदर्शन करते हैं। परिस्थिति अनुसार मिलनसारिता या अमिलनसारिता का प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब जैसी परिस्थिति होती है ये वैसे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, और दुनिया में ज्यादातर लोग उभयमुखी हैं, जो परिस्थिति अनुसार खूब हंसी मजाक भी करते हैं, और जहां पर जरूरत ना हो, आवश्यकता ना हो, वहां शांत रहते हैं, मौन धारण किए रहते हैं। तो ये व्यक्तित्व का आज हमारा पहला पार्ट है। लगातार 1, 2, 3 पार्ट करके मैं व्यक्तित्व आपको पढ़ाऊंगा। और यदि आपका मन ऑफलाइन कोचिंग का है और आप बहुत अच्छी संस्था के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को शिखर तक ले जाना चाहते हैं और निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपको एक अच्छी टीम उपलब्ध करवाता है, जहां की एक शानदार टीम आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी और आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रिपेयर करेगी, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।